अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, हकीकत की एक नई एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान हिना महमूद। इंसान की इस बस्ती में हर इंसान का चेहरा ही उसकी पहचान है, क्योंकि कुदरत ने इंसानों को एक जैसा बनाया है, लेकिन सबके चेहरे मुख्तलिफ बनाए हैं ताकि एक दूसरे को पहचान सके और उनकी अलग अलग शनाख्त बना सकें। और खूबसूरती का मयार भी यही चेहरा होता है जिसको देखकर हम एक दूसरे को पसंद या नापसंद करते हैं। लेकिन कितना बुरा होगा वो शख्स जो किसी की शनाख्त को या खूबसूरती को मिटाने या बिगाड़ने की कोशिश करे। ऐसे लोगों की ज़हनी कैफियत कैसी होती है जो किसी की खूबसूरती को बिगाड़ कर उसे मुआशरे में नाकारा बनाने की कोशिश करते हैं। दागदार चेहरे के साथ हमारे मुआशरे में तो जीना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और अगर वो दागदार चेहरा किसी लड़की का हो फिर तो उसकी ज़िंदगी ही बर्बाद हो जाती है। तेज़ाबगर्दी के वाक़यात जो हैं वो अब बहुत ज़्यादा मीडिया पे और लोग उसके बारे में अवेयर हो रहे हैं और लोगों को बताया जा रहा है, क्योंकि इस हीनियस क्राइम को हमें रोकना है। ज़्यादातर ख़वातीन ही उसका शिकार बनती हैं। छोटी बच्चियाँ दुश्मनी के तहत जहेज़ ना लाने के ऊपर बेटियाँ क्यों पैदा हो रही हैं, विरासत के हवाले से, या किसी ने अगर शादी से इनकार कर दिया। तो ये बड़ी अजीब बात है कि अगर तू मेरी नहीं तो तू किसी की नहीं, तो फिर आप भी तो फिर किसी की ना हो ना। इसमें मैं ये भी ऐड करूँगी कि अभी रिसेंटली जो है वो लड़कों के ऊपर भी तेज़ाब जो है वो फेंके जाने के वाक़यात जो हैं वो बढ़ रहे हैं। इसमें कोई खुशी की बात नहीं है कि अच्छा चलो अब मर्दों को के साथ भी ये सलूक होना चाहिए। बहरहाल ये एक घिनौना जुर्म है और इसको रोकना चाहिए। और ये भी आपको सुन के हैरत होगी कि लड़कों के ऊपर तेज़ाब फेंकने की जो ज़्यादातर वाक़यात हैं वो वही हैं कि उन्होंने किसी से शादी की ख्वाहिश ज़ाहिर की और वो नहीं हुई तो लड़के ही उनके ऊपर फेंकते हैं कि तुम जो हो वो गैरत की वजह से या कोई और अपनी दुश्मनी निकालते हैं। नाज़रीन, तेज़ाब एक ऐसा ख़तरनाक हथियार है जो इंसानी जिल्द पर जहाँ भी गिर जाए उसको जलाकर हमेशा हमेशा के लिए दागदार कर देता है। अगर इसकी ज़्यादा मकदार किसी इंसान या औरत पर गिर जाए तो उसकी वजह से मौत के मुंह में भी जा सकती है। औरत के मामले में ऐसे बहुत सारे केस हमारे यहाँ देखने को मिलते हैं कि नाकाम आशिक ने अपनी महबूबा के चेहरे पर या किसी दुश्मन ने तेज़ाब फेंककर किसी लड़की के चेहरे को जला दिया। ये मालूम होने के बावजूद कि औरत एक नाजुक सिन्फ है, इसकी खूबसूरती ही उसका असासा है, और इस खूबसूरती में ज़रा सा भी अगर दाग हो तो लोग इस औरत से शादी नहीं करते, इसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। फिर भी जालिम लोग ऐसा करते हैं। हमारी आज की कहानी भी एक ऐसी ही लड़की की है। वो लड़की और लड़का कौन थे जिनको देखकर सीमी चौंक गई थी और अपनी वॉक को छोड़कर उनको देखने पर मजबूर हो गई थी? वो लड़की उसकी कोई रिश्तेदार थी या लड़का? और फिर सीमी के चेहरे पर इतना खौफ क्यों था? उसने आगे बढ़कर उनसे बात क्यों नहीं की और वहां से डर कर भाग क्यों गई? ये बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब सिर्फ सीमी के पास थे, लेकिन कोई तो बात ऐसी होगी जिसकी वजह से सीमी खौफजदा हुई, वरना नॉर्मल बैठे इंसानों से इस कदर खौफजदा होने की क्या ज़रूरत थी? क्या वो लड़की और लड़का किसी जराइम पेशा दुनिया से ताल्लुक़ रखते थे या फिर मामला कोई और ही था? क्या हुआ बेटा? अबू, अबू, क्या हुआ बेटा? बताओ तो सही, किसी ने कुछ कहा? अबू, कौन? अबू वो यहाँ भी पहुँच गया है। वो पार्क में किसी लड़की के साथ बैठा हुआ था। नवीन, क्या उसने भी तुझे देखा? नहीं अबू। बस बेटा, एहतियात करो, उससे दूर रहो। अब हमें दोबारा उससे नहीं उलझना। अबू मैं तो खुद भी नहीं चाहती कि मैं उसके सामने जाऊँ या वो मुझे पहचाने। अबू ओ बेटा, तुम परेशान मत हो, अल्लाह बेहतर करेगा।
घर आकर भी सिमी अपने खौफ पर काबू ना पा सकी थी और जब किचन में बाप पीछे आकर खड़ा हुआ तो भी उसकी डर के मारे चीख निकल गई। ऐसा क्या हुआ था जिसका इतना डर सिमी के दिल में बैठ गया था? और जिस लड़के को सिमी देखकर भागी थी उसका बाप उस लड़के का नाम नवीद ले रहा था। सिमी को कैसे जानता था? क्या लगता था वो सिमी का और उसके वालिद का? क्या कोई करीबी अजीज था जिसने कभी लड़ाई झगड़े में मारने की धमकी दी थी, या बात कुछ और ही थी? सिमी, सब जा चुके हैं, अकेली क्या कर रही है? और सब खैरियत तो है ना? तबीयत ठीक है तुम्हारी? जी सर। लग तो नहीं रही। मैं ठीक हूँ सर। अगर तबीयत ठीक नहीं तो थोड़ा रेस्ट कर लेना। नहीं सर, मैं ठीक हूँ। देखो ना, चेहरे का रंग भी उतरा हुआ है, पसीना आ रहा है। लगता है हल्का सा बुखार हो गया है। चलो उठो, टाइम पे घर जाओ और मेडिसिन लो और आराम करो। जी अच्छा। और कोई छुट्टी नहीं चलेगी, कल टाइम पर। जी अच्छा। चलो आओ, मैं तुम्हें छोड़ू। अपनी घबराहट पर काबू पाने में कामयाब नहीं हो पा रही थी और दौरान जॉब भी वो नवीद के ख्यालों में गुम हो जाती थी और फिर जब कोई बात करता तो चौंक जाती। आज तो उसके बॉस ने उसको परेशान देख लिया। क्या रोज इस तरह परेशान रहने से उसकी जॉब डिस्टर्ब नहीं हो जाएगी? सिमी, 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 तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा पीछा इतनी आसानी से छोड़ दूंगा? देखो, अब मेरी जान छोड़ दो, दफा हो जाओ यहाँ से। अपने प्यार की कोई ना कोई निशानी देकर जाऊंगा तुम्हें। जब प्यार ही नहीं तो निशानी कैसी? मेरे प्यार की निशानी। वही हुआ जिसका डर था। सिमी से ही नवीद से डर रही थी। नवीद ने सिमी के चेहरे पर तेजाब फेंक दिया था और वो बुरी तरह जल गई थी। सिमी और नवीद के रिश्ते की वजाहत भी हमें मिल चुकी थी कि वो किसी ज़माने में एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, मगर बाद में ताल्लुक़ ख़त्म हो गया और सिमी ने अपनी ज़िंदगी अलग कर ली थी। मगर नवीद इस बात और बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने सिमी के चेहरे पर तेजाब फेंक कर उसकी ज़िंदगी को हमेशा हमेशा के लिए दागदार कर दिया था। क्या सिमी इस तकलीफ को बर्दाश्त कर पाएगी या फिर नवीद का ये वार उसकी जान ही ले लेगा? इस हकीकत से आपको आगाह करेंगे, लेकिन यहाँ लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक। हमारे साथ रहिएगा। नाजरीन, ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि सिमी का डर सच साबित हो गया था और नवीद, जिसके बारे में हमें अंदाज़ा भी नहीं था कि वो कौन है और करेगा क्या, उसने सिमी के चेहरे पर तेजाब फेंककर उसे जला दिया था। क्या मोहब्बत का एंड यही है कि अगर आपका ब्रेकअप हो जाए तो आप लड़की की ज़िंदगी ही बर्बाद कर दें? ये कहाँ की मोहब्बत है और ये कैसी दुश्मनी है? अब सिमी का बाप क्या करेगा? क्या वो पुलिस के पास जाएंगे या फिर डर और खौफ की वजह से कभी अपनी ज़बान नहीं खोलेंगे? क्योंकि हमारे यहाँ अक्सर ऐसे ही होता है कि बहुत सारी ख़वातीन को या लोगों को इंसाफ इसलिए भी नहीं मिल पाता क्योंकि वो अपनी शराफत और इज्जत को बचाने के लिए ऐसे केस में मुजरिम के खिलाफ पुलिस के पास जाना पसंद नहीं करते। क्या हुआ बेटा? फिर को बुरा ख्वाब देखा? अब्बू, हौसला करो बेटा,
कुछ नहीं होगा। वो कब मेरी जान छोड़ेगा अब्बू? बेटा वो तुम्हारी जान छोड़ चुका है, जा चुका है तुम्हारी जिंदगी से। ये तो बस उन दिनों की याद ताजा करने के लिए बुरे बुरे ख्वाब आते हैं तुझे। ये ख्वाब नहीं, हकीकत है अब्बू। उसने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी है। जानता हूँ बेटा, इसलिए तो हम वो अल्लाह का छोड़ के यहाँ आ गए थे। अब वो फिर मेरे पीछे आ गया। अगर उसने फिर से मेरे साथ वैसे ही कर दिया फिर? नहीं बेटा, वो अपनी नई जिंदगी शुरू कर चुका है किसी और लड़की के साथ। तुमने खुद अपनी आंखों से देखा उसे। मगर अब्बू, अगर वो मेरी तरह उस लड़की की जिंदगी भी बर्बाद कर दे तो हम क्या कर सकते हैं बेटा? तुम्हें उसके पास से भी नहीं गुजरना चाहिए था, दूर रहो उससे। मगर अब्बू, एक और जिंदगी। अल्लाह उस लड़की की मदद करे। देखिए, सबसे पहला जो काम है ना, हमें ऑफेंस अगेंस्ट क्राइम कहते हैं, फिसाद फिल अर्ज़। अब औरत के अगेंस्ट या बच्चियों के अगेंस्ट नाज़ायबा अल्फाज इस्तेमाल करना, मैं समझता हूँ दैट शुड बी इंक्लूडेड एज ए पार्ट ऑफ ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट, जिसे हम फिसाद फिल अर्ज़ कहते हैं। कि इस तरह की अगर शिकायत आएगी, ये काबिल सुलह ना भी राज़ीनामा नहीं होती है। तो वजह यह है कि जब तक आप इस तरह के स्टेप नहीं लेंगे तब तक ज़रा बड़े मसाइल पैदा होने हैं, और स्टेट को इस काम के लिए आगे आना पड़ेगा। मोहल्ले के अंदर इस तरह की प्रोटेक्शन काउंसिल्स बनानी पड़ेगी। कोशिश हमने की कि ये निज़ाम डिज़ोल्व करके ज़िली सतह पर चला जाए, यानी लोकल गवर्नमेंट्स के सतह पर चला जाए, लेकिन हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सके। ये गली मोहल्ले में पंचायती के निज़ाम के सिलसिले में अगर आप ये लेके आएंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। वहाँ लोग कई चीज़ों को आपस में बैठ के सेटल भी कर लेंगे, नहीं तो उसके अगेंस्ट में पूरा मोहल्ला या इलाका शिकायत लेकर खुद सामने आएगा। सीमी ने नवीद के बारे में ख्वाब देखा था और इस ख्वाब में नवीद ने सीमी पर तेज़ाब फेंका था। लेकिन क्या यह ख्वाब ही था या सीमी की जिंदगी का कड़वा सच था? सीमी और उसका बाप नवीद से इस कदर घबराए हुए थे कि उसका बाप सीमी को दोबारा उसके सामने जाने से मना कर रहा था। उधर सीमी नहीं चाहती थी जो उसके साथ हुआ वो किसी और लड़की के साथ भी हो। अब सीमी का अगला कदम क्या होगा? एक तरफ उसका नवीद से खौफ और दूसरी तरफ उस अनजान लड़की को नवीद के चुंगल से निकालने के लिए एक कोशिश करना। क्या ऐसा मुमकिन हो पाएगा? देखें, मैं आपसे बात कर सकती हूँ? आप कौन? देखिए, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। मैं सिर्फ ये कहने आई हूँ कि आप नवीद से दूर रहें। नवीद से दूर? मगर क्यों? तुम कौन होती हो मुझे ये कहने वाली? देख मेरी बहन, मुझे तुमसे हमदर्दी है। मुझसे हमदर्दी या फिर नवीद से प्यार? चाहती हो कि मैं तुम्हारे रास्ते से हट जाऊँ? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहती। तुम ये नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे रास्ते से हट जाऊं? तो फिर क्या चाहती हो? देखो मेरी बहन, जिस जगह आज तुम खड़ी हो उस जगह कभी मैं थी। हम दोनों की मंगनी हो गई थी, सारे इंतजामात मुकम्मल थे, मैं बहुत खुश थी। और फिर लो बेटा, शादी में कुछ ही दिन बाकी रह गए तो सब तैयारियां मुकम्मल करते हैं इंशाल्लाह। तू फिक्र ना कर, तेरी शादी धूमधाम से करूंगा। अस्सलाम वालेकुम। आओ। कैसे हैं? बैठो नवीद बेटा, बस आपका ही जिक्र हो रहा था। शुक्रिया। सीमी बेटा, आप आपस में बातें करो, मैं जरा बाकी काम देखता हूँ। ये देखो नवीद, हमारी शादी का कार्ड। मैं आपके लिए चाय बना लाऊं? बना लाओ, वैसे भी आदत हो जाएगी बेगम के हाथ की चाय पीने की। आदत डालने की कोई जरूरत नहीं है जनाब। आपकी बेगम जॉब करती है, हाउसवाइफ नहीं है। तो कोई बात नहीं जनाब, हम चाय बना दिया करेंगे।
सिमी, सिमी, क्या हुआ नवीद? ये क्या है? ये तो मेरा कजन है, भाइयों जैसा है। मैंने तुम्हें कहा था ना कि अब तुम किसी कजन से राब्ता नहीं करोगी। तुम मुझसे शादी कर रहे हो या मुझे खरीद रहे हो? खरीद रहा हूं, यही समझ लो। बड़े आए खरीदने वाले। देखो, मुझे ये फजूल की पाबंदियां नहीं पसंद। कल को तो तुम कहोगे कि अपने बाप से भी ना मिलो। हाँ, कहूंगा कि बाप से भी ना मिलो। और तुम्हें मेरे अलावा किसी से नहीं मिलना होगा। ये क्या कर रहे हो? मुझे दर्द हो रहा है। दर्द हो रही है? ये तो बड़ा मामूली सा दर्द है। अगर सब कुछ छोड़कर मेरी ना हुई तो ऐसा दर्द दूंगा कि सारी जिंदगी याद रखोगी। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, निकल जाओ यहाँ से। मुझे तुम जैसे जानवर से शादी नहीं करनी। इसको औरत को तकलीफ देने में जरा दर्द नहीं होता। मुझे भी तुमसे शादी का कोई शौक नहीं, मगर एक बात याद रखना कि अगर मेरी ना हुई तो किसी का नहीं होने दूंगा। दफा हो जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। सिमी ने अफशी के सामने नवीद की हकीकत खोल कर रखी थी कि वो किस कदर साइको इंसान था और गुस्से की हालत में वो औरत पर हाथ उठा सकता था। और सबसे बड़ी बात, वो सिमी की तरह तेजाब फेंककर किसी की भी जिंदगी बर्बाद कर सकता था। सिमी की बातों का अफशी पर क्या असर होने वाला था? क्या वो उसकी बात मानकर नवीद से किनारा कशी कर लेगी या नवीद की मोहब्बत की पट्टी जो उसकी आंखों पर उस वक्त बंधी हुई है उसकी वजह से कुछ देख नहीं पाएगी? और फिर उसने मेरे साथ ये किया। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो। तुम मेरा नंबर ले लो और मुझसे राब्ता कर लेना अगर जरूरत पड़ी तो। हेलो। अरे किन ख्यालों में गुम बैठी हो? तुम्हारे बड़ी देर कर दी। प्यार में तड़पाने का भी अपना ही मजा है। वो भी यही कह के गई है कि तुम्हें तड़पाकर बहुत मजा आता है। वो कौन? एक लड़की आई थी, तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बता के गई। कौन लड़की? और पहेलियां मत बुझवाओ। सिमी नाम बता रही थी अपना, तुम्हारी मंगेतर रही। वो यहाँ? तो वो सच ही कह रही थी। अरे नहीं, वो लड़की पागल है और उसका काफी अरसे से इलाज भी चल रहा है। तुम उसकी बातों पे ध्यान मत दो। तुम्हारे साथ शादी भी अपनी ऐसे ही बना लेती है वो। मैंने कहा ना वो लड़की पागल है। मेरा मतलब है कि तुम अब किसी की भी बातों में आ जाओगी। क्या तुम उससे प्यार नहीं करती? सिमी अपना काम बड़ी बहादुरी से अंजाम देकर निकल गई थी। उसने अफशी के कानों से गुजार दिया था कि नवीद अच्छा बंदा नहीं है और उसको अपना जला हुआ चेहरा भी दिखा दिया था। लेकिन अब देखना ये है कि अफशी सिमी की बातों पर ज्यादा यकीन करती है या फिर नवीद की बातों पर। अगर उसने सिमी की बातों पर यकीन ना किया तो कहीं वो भी तो सिमी की तरह नवीद का अगला शिकार तो नहीं बनने जा रही। इस हकीकत से हम पर्दा उठाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। आफ्टर द ब्रेक नाज़रीन, मोहब्बत बड़ी ही जालिम चीज़ है। ये प्यार करने वालों को अक्सर
दुनियावी मामला से बेखबर कर देती है। अफशी हैरान जरूर थी सिमी की बातों को सुनकर, लेकिन उसने नवीद को सिमी के बारे में बताकर सिमी की जिंदगी को मजीद मुश्किलों से दो चार कर दिया था। जो सिमी इसके रास्ते के कांटे चुनने का सोच रही थी, अफशी ने उसकी जिंदगी में मजीद कांटे बिखेर दिए थे। उसने नवीद को सिमी का फोन नंबर वाली पर्ची भी दे दी थी। अब नवीद सिमी के साथ क्या सलूक करता है, इस बारे कुछ कह नहीं सकते। बहुत शौक है ना तुम्हें लोगों की मदद करने का। लगता है तुम्हें तुम्हारा माजी याद दिलवाना ही पड़ेगा। तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? नंबर जिसको तुम मदद करने के लिए नंबर दे के गई थी ना, वो अपनी तो कोई मदद नहीं कर पाई, मगर मेरी मदद कर गई तुम तक पहुंचने के लिए। उसने तुम्हें सब बता दिया क्या? तुम्हें तो पता है मर्द की मोहब्बत के वादे कैसे होते हैं, और इन पर मासूम लड़कियों को एतबार तो करना ही पड़ता है। देखो, तुमने अगर मेरी जाती जिंदगी में इंटरफेयर करने की कोशिश की तो क्या? पहले तो सिर्फ चेहरा जलाया था, अब सारी को जला दो। और हाँ, अफशी से दूर रहो, वरना मैं तुम्हारे इतने नजदीक हो जाऊंगा कि तुम्हें कुछ नजर नहीं आएगा। सिमी, वो फाइल हो गई? कहाँ हो सुमो? जी सर। इस पर जो काम करने को दिया था वो हो गया? जी सर, हो गया। गुड। वही हुआ जिसका डर था। अफशी ने नवीद को सिमी का फ़ोन नंबर भी दे दिया था और उसने फौरी तौर पर सिमी को डराने के लिए फ़ोन कर भी दिया था। सिमी के खौफ से अंदाज़ा किया जा सकता था कि वो नवीद के तेज़ाब फेंकने के बाद उसे कितना डरने लगी थी। नवीद ने बाज न आने पर उसको उससे भी ज़्यादा संगीन नताइज की धमकी दे डाली। वो वाकई सिमी पर दोबारा हमला कर सकता था या फिर सिर्फ उसको डरा रहा था। सिमी, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें फीकी धमकियां दे रहा था? अब तक छुपी रही इसीलिए तुम जिंदा रही, मगर अब तुमने अपनी मौत को खुद आवाज दी है। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे माफ कर दो। तुमने मेरी जिंदगी खराब करने की कोशिश की है और इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। पानी था इसलिए बच गई, मगर याद रखो अगली बार पानी नहीं होगा, समझी? नवीद सिमी की जिंदगी को अजाब बनाया जा रहा था, मगर हैरत की बात है कि सिमी ने आज तक उसकी शिकायत पुलिस को क्यों नहीं की, वरना वो आज सलाखों के पीछे होता। क्या सिमी सारी जिंदगी यूं ही परेशान रहकर गुजार देगी या फिर किसी दिन नवीद के खिलाफ आवाज भी उठाएगी, या कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मजलूमियत की वो दास्तान बन जाएगी जिसमें हमेशा जालिम जीत जाता है और मजलूम मिट जाता है।
आपसे बात करनी। हाँ जी बोलो। आप सच कहती थी वो साइको है, उसने मुझे मारा और छोड़कर चला गया है। अब तुम क्या चाहती हो? मेरा तो कोई यहाँ पे है भी नहीं। आपने अनजान होकर भी अपनों वाला मशवरा दिया। क्या मैं आपके साथ रह सकती हूँ? कहीं ऐसा ना हो कि वो मेरे साथ भी आप जैसा सलूक करे। मेरे पास? जी ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं। अफशी को परेशान देखकर सीमी का दिल पिघल गया था, क्योंकि उसको अफशी की कही हुई दास्तान सच लग रही थी। लेकिन क्या वाकई ऐसा ही था, या उसके पीछे नवीद की कोई प्लानिंग काम कर रही थी कि वो अफशी के जरिए सीमी के घर के अंदर तक पहुंचना चाहता था, और फिर दोनों मिलकर कहीं सीमी को रास्ते से हटाने वाले तो नहीं थे, या फिर अफशी वाकई उससे मुतासिर होकर आ गई थी। अब दोनों एक ही बंदे से मुतासरा लड़कियां क्या उठा सकती हैं अगला कदम? कौन है भाई? आ रहा हूं। कोई ऐसा दरवाजा नॉक करते हैं किसी का? और तुम कहा था ना कि दूर रहो मुझसे। और तुम जो अपने आप को यहां बैठकर महफूज समझ रही हो ना, इसका हशर देख लो मैंने क्या किया था इसके साथ। और तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। और कितना परेशान करोगे हमें? खुदा के लिए निकल जाओ यहाँ से। तुमने भी नहीं समझाया ना अपनी बेटी को। भूल गए इसका अंजाम? अब देख लेना, सबका अंजाम बहुत बुरा होगा। हम यहाँ कुछ नहीं कर रहे, चले जाओ यहाँ से और मेरी बेटी का पीछे छोड़ दो। तुम सबको तेजाब से जला दूंगा, एक एक को, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। तुझे कुछ नहीं होगा बेटा, सब्र करो, कुछ नहीं होगा। एसिड कंट्रोल एंड प्रिवेंशन एक्ट 2011 में बना। उसके अलावा सेक्शन 336 भी है हमारा ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत, उसमें सज़ाएं कम थी, ये ऐड करके अब सज़ा उम्र कैद तक दी जा सकती है। एक और काम किया गया, वो सेक्शन 6 था इस्तेदाद दहशतगर्दी एंटी टेररिस्ट एक्ट के अंदर भी, और असूली तौर पर तो वही है ना जी। आप जाते आप तेज़ाब माशरे में क्या होगा, खौफ हरास फैलेगा, तो ये दहशतगर्दी के ज़ुमरे में भी आता है। कवानीन अपनी जगह मौजूद हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि इससे और सख्त कवानीन बना दिए जाएँ, लेकिन इनको इकट्ठा करने एक जगह एक अलहदा अथॉरिटी बना, यानी ये हम क्यों नहीं लेकर चलते, हम इसको कॉम्बैट करने के लिए वॉर फुटिंग पर क्यों नहीं लेकर चलते कि हमें इस तरह की शक्लें बनानी है, एक अथॉरिटी तश्कील दे के ये मुख्तलिफ, यानी आम आदमी को तो अवेयरनेस ही नहीं है। वो जो करने वाला आदमी है उसको तो अंदाज़ा ही नहीं है कि ये दहशतगर्दी के ज़ुमरे में आता है। हम पब्लिक अवेयरनेस में कोई ना अखबारों में इश्तिहार देख रहे हैं, ना टीवी पे देख रहे हैं, ताकि लोगों को पता चल सके और वो ऐसा काम ना करे। वो सज़ाएं मौजूद है मैं जैसे कहूँगा, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से बड़ा इबहाम है। पुलिस नहीं करना है, और पुलिस का निज़ाम आपके यहाँ फरजूदा हो चुका है। मैं फिर यहाँ तजवीज़ दूंगा एक अथॉरिटी तश्कील जाए जो ये सारे मामलात को देखे, तो शायद कोई बेहतरी की उम्मीद पैदा हो। नवीद, सीमी और अफशी दोनों की जिंदगी के लिए खतरा बन चुका था, और सीमी के घर में पहुंचकर भी अफशी महफूज नहीं थी। सीमी का बाप अफसर भी बूढ़ा होने की वजह से नवीद जैसे हट्टे कट्टे जालिम इंसान का मुकाबला करने की सकत नहीं रखता था। नवीद को रोकने के लिए कौन आएगा, क्योंकि सीमी और अफशी तो लड़कियां हैं और कमज़ोर हैं, और तेज़ाब से औरत का डर जाना वैसे भी कुदरती है, क्योंकि उसको अपने चेहरे से मर्दों की निस्बत ज़्यादा प्यार होता है, और दूसरा रब ने उनको मर्दों के मुकाबले में कमज़ोर बनाया है। और इसी बात का फ़ायदा कुछ जालिम मिजाज के मर्द उठाते हैं। अब जो सूरत हाल बन चुकी है और नवीद का जुल्म और धमकियां जो हद से बढ़ चुकी हैं, उनका कौन रोकेगा और आगे बढ़ेगा, इस हकीकत को आप जान पाएंगे मगर एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। डर एक ऐसी चीज़ है जो इंसान के अंदर पैदा हो जाए तो वो सारी ज़िंदगी डरता ही रहता है, लेकिन इसी डर को अगर दिल से निकाल दिया जाए तो डरने वाला इंसान ही बहादुर बन जाता है। अगर सीमी, जो नवीद के बारे में अपने दिल से डर बिठा चुकी थी, या नवीद के जुल्म और तेज़ाब फेंकने की वजह से उसके दिल में बैठ चुका था, अगर उसको निकालने में कामयाब हो जाए तो फिर यकीनन नवीद को भी भागने का रास्ता नहीं मिलना। सीमी, तुमने मुझे इस बारे में कुछ बताना था। सर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब उसने पहली बार तुम पर तेजाब फेंका तो तुमने पुलिस को क्यों नहीं बताया? सर वो मुझे और मेरे बाप को मारने की धमकी देकर गया था। हम बहुत डर गए थे और हमारे पास इस बात का कोई सबूत भी नहीं था कि ये सब उसने किया है। लेकिन मेरा ख्याल है कि अब हमें उसके खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा लेनी चाहिए। मगर हम ये बात साबित कैसे करेंगे कि वो हमें धमकियां देता है? कहीं पुलिस भी उसको धमका कर छोड़ ना दे। इस मुसीबत का कोई मुस्तकिल हल होना चाहिए। डर और शराफत ने नवीद के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाने से रोके रखा था सीमी और उसके बाप को। लेकिन सीमी का बॉस जफर चाहता था कि वो पुलिस के पास जाए, लेकिन बात सीमी की भी ठीक थी कि बगैर सबूत के पुलिस के पास गए तो वो भी नवीद को सिर्फ धमका कर छोड़ देंगे। लेकिन अगर उसके बाद नवीद ने कोई बड़ा कदम उठा लिया तो जफर के जहन में कोई प्लान था तो सही, लेकिन उसने उसके बारे में सीमी और अफशी को बताया। ऐसा प्लान जिससे नवीद के खिलाफ एक्शन लिया जा सकता था, मगर जफर का प्लान था क्या? ये तो बहुत खतरनाक आदमी है। जी हाँ, और एक नहीं 2 लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर चुका है। लड़कियों की जिंदगी में फुल स्टॉप लगाकर खुद आगे निकल जाता है। इसका तो कुछ करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, वरना वो किसी भी वक्त कुछ भी कर सकता है। ठीक है, आप कहते हैं तो उसे हिरासत में ले लेते हैं। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, किस जुर्म में? जुर्म तो बहुत बड़े हैं, किसी भी जुर्म में अंदर कर देंगे। लेकिन सर मैं चाहती हूँ इसको इसके किए की सजा मिलनी चाहिए। और ऐसे सर वो तो कभी भी जमानत पे रिहा हो सकता है। हाँ, कानून में इस बात की लचक तो है। और अगर इस पर जुर्म साबित हो जाए और तेजाब वाले चक्कर में वो अंदर हो जाए तो क्या इसकी जमानत हो जाएगी? नहीं, फिर नहीं हो सकती। बस इसको इसी जुर्म में अंदर करवाना है। लेकिन कैसे? तुम लोग तो कहते हो कि उसके खिलाफ सबूत नहीं है। सबूत मैं दूं। ठीक है, देखिए, बुनियादी तौर पर हरासा करने के हवाले से हमारे ताज़ीरात पाकिस्तान के अंदर जराइम मौजूद हैं, मगर उसकी सज़ा बड़ी माइनर रखी है और इसीलिए कोशिश की जाती है कि जब दरख्वास्त दी जाती है अंदराज मुकदमा की पुलिस में तो वो इतनी कम सज़ा को देखते हुए दूसरा आदमी सोचता है कि हमें मसाइल बड़े होंगे, बड़े थाने के चक्कर लगाने पड़ने हैं, तो इसलिए वो कोशिश नहीं करता कि हरासा करने के हवाले से कोई दरख्वास्त बाकायदा दाखिल की जाए। अगर इसको को बेहतर किया जा सके, मिसाल के तौर पर वैसे तो हमने कई चीज़ें आगे की हुई हैं, वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट के हवाले से हम इन चीज़ों को लेके आए हैं, लेकिन हम इसको किसी जगह सेंट्रलाइज नहीं कर सके। जब तक औरत को तहफ़्फ़ुज़ नहीं फराहम किया जाए, कोशिश हमने बड़ी की है, लेकिन जब तक बाकायदा इसके लिए एक अथॉरिटी का जो क़याम दिया उसका दायरा कार नहीं बढ़ाया जाएगा, ज़रा मुश्किल का। जफर के कहने पर सीमी ने नवीद के बारे पुलिस को सब कुछ बता दिया था। थानेदार भी इस मामले में यही राय रखता था कि अगर नवीद को पकड़ना भी है तो किसी जुर्म में, क्योंकि सबूत अभी तक उसके खिलाफ नहीं मिल रहा था। फिर अचानक सीमी ने नवीद के बारे में सबूत देने का फैसला कर लिया था। लेकिन कैसे मुमकिन था? अगर उसके पास पहले से कुछ सबूत थे तो उसने पुलिस को क्यों नहीं दिए थे? और अगर वो नए सिरे से सबूत इकट्ठे करने की बात कर रही थी तो ये कैसे मुमकिन था? नवीद, अब महसूस हुआ दर्द क्या होता है? अगर
हमारी जिंदगी से निकलने की कोशिश ना की ना, तो अभी तो ये सिरका था, अगली बार तेजाब होगा। और इसे धमकी मत समझना, समझे? मैं तो नवीद का चेहरा देखकर हैरान ही हो गई। तुमने उसकी आंखों में डर देखा था? बस वही डर देखना चाहती थी मैं उसकी आंखों में। तुम्हारा क्या ख्याल है कि अब सुधर जाएगा वो? सुधर तो जाना चाहिए उसको। तुम मुझे धमकी देगी? मुझे डराओगी तुम? भूल गई जब बीच बाजार में तुम्हारे चेहरे पर तेजाब फेंका था? आज तक तुमसे कोई शादी करने को राजी नहीं हुआ, और तुम भी इसके साथ रहना चाहती हो ना? तो तुम्हारी शक्ल भी इसी के जैसी कर दूंगा। सिमी, तुम भूल गई कि तेजाब फेंकने से पहले और बाद का चेहरा कैसा होता है? भूल गई हो तो दोबारा अच्छे से याद कर लो। मुझे माफ कर दो। तुमने माफी वाली कोई बात ही नहीं की। अब दर्दनाक मौत तुम्हारी मुंतज़िर है, और जेल की सलाखें तुम्हारी मुंतज़िर हैं। तुम्हें हवा देने का मकसद भी यही था कि तुम अपना जुर्म कबूल कर लो। मोहब्बत के नाम पर लड़कियों को धोखा देने वाले शख्स, आंखें नीचे करो। सर इसे छोड़िएगा मत, इसने मेरी बेटी को बहुत रुलाया। अब जाने कौन शादी करेगा मेरी बेटी से। मैं करूंगा इससे शादी। अंकल आप बिल्कुल परेशान हैं। चलो। सीमी ने थोड़ी सी बहादुरी और जफर की प्लानिंग की मदद से नवीद की ऑडियो रिकॉर्ड करके सबूत समेत पुलिस के हवाले कर दिया था। बुरे काम का बुरा अंजाम। लेकिन इस कहानी में जहां डर और खौफ था, वहां सीमी ने हिम्मत और हौसले के साथ मुआशरे को भी फेस किया और नवीद जैसे मुजरिमाना सोच रखने वाले इंसान का मुकाबला भी किया। अगर हम मुजरिम और जुर्म के सामने हिम्मत इकट्ठी करके खड़े हो जाएं, तो मुजरिम और उसका जुर्म दोनों गायब हो जाते हैं। हरासमेंट के हवाले से वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट बना था, अथॉरिटी बनी थी, कवानीन के हवाले से बने थे, लेकिन उस अथॉरिटी ने आज तक काम ठीक नहीं कर सका। और यहाँ तक है ना, ये इन चीज़ों को कुछ अलहदा करने की ज़रूरत है। जब तक देखिए, सिर्फ खाली कानून नहीं है, एक चीज़ याद रखिएगा कॉन्सेप्ट, कि ये सारे केस उसी पुलिस ने करने हैं, उसी जंग आलूद सिस्टम के पास जाने हैं। जब तक एक अलहदा अथॉरिटी तश्कील है, और अथॉरिटी के अंदर फिर वही बात है, वो लोकल पुलिस वाले ना हो, ख़वातीन शामिल हो जो सोशली मोबिलाइज कर सकें, यानी इन मामलात को ख़त्म कर सकें, आसान तरीके की तरफ ले जा सकें। उम्मीद है कि अगर इस तरह लेके जाएंगे तो बेहतरी आएगी। अल्लाह ताला ने इंसान को एहसन तरीके से पैदा फरमाया है, और इस इंसान का सबसे खूबसूरत हिस्सा उसका चेहरा है, जिस पर मौजूद आँखों से हम देख सकते हैं, उस पर मौजूद नाक की मदद से हम सूंघ सकते हैं, और इसी चेहरे पर हमारा मुंह मौजूद है, जिसके ज़रिए इंसान खुराक लेता है। इस चेहरे को बिगाड़ने वाला इंसान पूरी इंसानियत की खूबसूरती को बिगाड़ने का जिम्मेदार होता है। और खूबसूरती क्योंकि नेचर को पसंद है, अल्लाह को पसंद है, यानी ऐसा शख्स अल्लाह का भी दुश्मन होता है। दूसरों की कदर कीजिए, इंसानों से प्यार कीजिए और एक दूसरे का ख्याल रखें। नाजरीन, इसके साथ ही अपनी मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।